नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि बालकों में कैसे कैसे नैतिकता का विकास होता है और किन किन स्तरों में होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है। तो कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है, जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर कैसे नैतिकता आती है और किन किन चरणों में आती है नैतिकता, किन किन स्तरों में आती है, उन्होंने दिया। ठीक है। सी टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें और उसके बारीकियों को समझें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके थ्योरी के बारे में। ठीक है। ठीक है। थ्योरी के बारे में समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि नैतिकता क्या है। ठीक है। नैतिकता क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। सही या गलत और अच्छे बुरे की पहचान और समझ में जो सामाजिक और मानकों के अनुसार व्यक्ति का निर्णयों को सामाजिक रूप से समुचित, सटीक और बेहतर बनाती है। यानी कि नैतिकता क्या है कि जो समाज द्वारा मानक तय किया गया है कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, उसके द्वारा जो व्यवहार बालक या व्यक्ति करता है उसको हम नैतिकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो समाज द्वारा बताया गया है कि चोरी करना गलत काम है, तो बालक या व्यक्ति चोरी करने से बचता है। ठीक है। किसी का हेल्प करना अच्छी बात है, ये समाज द्वारा बताया गया है, उसी को हम नैतिकता कहते हैं। यानी कि जो समाज द्वारा तय किया गया है कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य अच्छा है, उसके अनुसार अपने आप को मानक में तय करना या अपने आप को मानक में फिट बैठाना नैतिकता कहलाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास क्या है? दूसरा है नैतिक विकास क्या है। ठीक है। तो नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें बच्चे सही तथा गलत व्यवहार के बीच अंतर करके उनके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यानी नैतिक नैतिक विकास क्या है कि जो समाज द्वारा तय किया कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, उनके बीच अंतर करके और अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, उससे परिवर्तन लाते हैं, उसको हम नैतिक विकास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई बूढ़ी औरत है और रोड पार करना चाहती है, तो उसको बालक हेल्प करके उनको रोड पार कराने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर नैतिक का विकास हो रहा है, ताकि किसी बूढ़ी औरत का हेल्प करके उसको रोड पार कराना अच्छी बात है, ये समाज द्वारा बताया गया है। तो उसके अंदर नैतिक का विकास हो रहा है कि किसी चीज को, कौन सा चीज करना हमारे लिए सही है, उसको उसके अंदर नैतिक का विकास हो रहा है इसके माध्यम से। ठीक है। इसको हम नैतिक का विकास कहते हैं। ठीक है। यानी कि सही गलत में फर्क करके उस कार्यों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही नैतिक विकास है। ठीक है। इसके बाद अगला है नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा, यानी मोरल डिलेमा। नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा क्या है इसके बारे में समझते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन न ले पाने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस कार्य में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये कार्य करें या ना करें, उसको हम नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी कि असमंजस में पड़ जाना कि ये कार्य करें या ना करें, उसको हम नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, कोई बालक किसी पर से चोरी करने जा रहा है, तो चोरी करते समय सोच रहा है कि चोरी करें या ना करें, इन दोनों के बीच की जो बाधाएं हैं कि चोरी करें या ना करें, उसको ही हम नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है नैतिक तर्कना या मोरल रीजनिंग क्या होती है। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। यानी कि जो कार्य सही या गलत करने जा रहे हैं, उसके बारे में डिसीजन लेना कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको हम नैतिक तर्कना कहते हैं। यानी करने जो कर रहे हैं उस पर हम सोचे कि ये कार्य जो कर रहे हैं इसका परिणाम सही होगा या गलत होगा, ये करने से सही होगा या नहीं होगा, उसको हम नैतिक तर्क करना कहते हैं। यानी जो कार्य करने जा रहा है उस पर तर्क करे और जाने कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे का क्या नहीं हो सकता है, इसको नैतिक तर्क करना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है हिंज की दुविधा। यानी कि कोहलबर्ग ने जब अपना सिद्धांत दिया नैतिक विकास का, उन्होंने हिंज की कहानी सुनाई और कहानी के माध्यम से प्रश्न पूछे और प्रश्न के माध्यम से बच्चों को अलग अलग स्तरों में बांटा उनके क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है। तो हिंज की जो दुविधा थी इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कोहलबर्ग ने हिंज के बारे में क्या बताया कहानी के माध्यम से और कौन से प्रश्न पूछे। ठीक है। तो कोहलबर्ग ने हिंज के बारे में क्या बताया, इस कहानी को समझ लेते हैं। ठीक है।
तो कोहलबर्ग ने बताया कि हिंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी काफी बीमार थी और उसका उस अस्पताल में इलाज नहीं था। ठीक है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का इलाज एक दूर दराज दवाखाने पर उपलब्ध है, जो और कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं पे मिलेगा। ठीक है। तो हिंज ने अपने पर्स में पैसा लेकर उस दवाखाने पे पास पहुंच गया। ठीक है। दवाखाने के बाद पहुंचने के बाद जो व्यक्ति था वो उस दवा का दाम ज्यादा दाम पे बता रहा था, कई गुना दाम पे। तो हिंद ने कहा कि आप इस पैसा को ले लीजिए और जो बाकी पैसा है उसको बाद में हम दे देंगे। ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने उसको मना कर दिया और हिंद निराश होकर वापस लौटने लगा। लेकिन वापस लौटने समय हिंद दुविधा में था कि क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है। लेकिन जब दुकान बंद हुई तो हिंद ने उस दुकान से उस दवा की चोरी कर ली और दवा को चोरी करके अपने पत्नी को लेकर आके और उस पत्नी को दवा देकर उसकी जान बचा ली। ठीक है। तो तभी कोहलबर्ग ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, क्या हिंज को चोरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया, उसी को स्तर दर स्तर बच्चों को बांटे। ठीक है। तो ये हिंज की दुविधा या हिंज की डिलेमा थी। ठीक है। इसके बाद अगला आप देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को बताया था। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर तथा 6 चरण में बांटे थे। ठीक है। तो इसमें से जो पहला स्तर है उसको हम पूर्व पारंपरिक स्तर या प्री कन्वेंशन लेवल कहते हैं, जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक में नैतिकता की कमी होती है। ठीक है। अब इसके हम चरण को देख लेते हैं। ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर में 2 चरण है। इसमें पहला चरण है आज्ञाकारी और दंड, यानी ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। इस चरण में बच्चे नियमों का पालन करता है ताकि सजा से बचा जा सके। यानी कि जो आज्ञाकारी और दंड है, यानी ओबीडियंट एंड पनिशमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा कार्य कर रहा होता है उसके पीछे एक कारण होता है उसका डर। यानी कि उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि कोई, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया और मेहमान आने के बाद बच्चे से कहेंगे कि जाओ उनको 1 कप चाय देकर आओ और 1 कप चाय देकर आओ। ठीक है। तो बच्चा जो चाय लेकर उस व्यक्ति के पास जा रहा है या उस मेहमान के पास जा रहा है, तो उसके पीछे कारण ये नहीं कि उसके अंदर नैतिकता है। उसके जाने का कारण है कि ताकि पीटे ना जा सके, ताकि मार से बचा जा सके, पनिशमेंट से बचा जा सके, इसलिए उस कार्य को कर रहा है। ठीक है। यही होता है इस एज में कि जो बच्चे किसी कार्य को या जो नैतिकता इस एज में दिखाते हैं उसके पीछे कारण होता है दंड, ताकि हमको किसी बड़े से पनिशमेंट ना मिले। ठीक है। इसमें दूसरा चरण आता है व्यक्ति और आदान प्रदान उन्मुखता, इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन या यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास अभिन्यास इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो इस चरण में बच्चे सही और गलत का फैसला अपनी जरूरत की इच्छाओं के आधार पर करते हैं और दूसरों की जरूरत पर ध्यान रखते हैं। यानी कि जो व्यक्ति और आदान प्रदान उन्मुखता है, इन इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन में, यानी आंतरिक उद्देश्य अभिविन्यास में क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है वो फैसला लेता है अपनी जरूरत के हिसाब से। यानी कि जो चीज उसको लगा कि नहीं मेरे लिए अच्छा होता है, उसके हिसाब से अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए चीजों को करता है। यानी कि इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि कोई बालक या बालिका कुरकुरी खा रही होती है, कोई बालक या बालिका आइसक्रीम खा रही होती है, तो बालक क्या करेगा कि शेयर करके आइसक्रीम को खाने की कोशिश करे। यानी कि दूसरे बालक कुरकुरे देकर और उससे आइसक्रीम खाने की कोशिश करेगा, यानी कि चीजों को आदान प्रदान करके खाने की कोशिश करेगा। इस एज में क्या होता है कि जो भी कार्य कर रहा होता है उसके पीछे कारण उसकी जरूरत के हिसाब से चीजें होती है। ठीक है। इसी एज में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बालक है और किसी दूसरे बालक का पेन तोड़ दिया, तो क्या करेगा दूसरा बालक कि उसके दूसरे सामान को तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी दूसरे सामान को उसको तोड़ देगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि तैसी करने की भावना होती है, यानी कोई बालक एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा बालक भी उसको मारने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इस एज में जो भी कार्य हो रहा होता है उसके इच्छाओं पे या उसके सही गलत के फैसले पे डिपेंड करता है। ठीक है। यानी कौन सी चीजें जो है उसके लिए लाभदायक है, उन चीजों के माध्यम से वो करना की कोशिश करता है। ठीक है। इसके बाद अगला चरण है, दूसरा है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है कि जो समाज द्वारा तय किया गया नियम है, कानून है,
उसके तहत बालक उसको पालन करता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो तीसरा चरण है, इसमें क्या होता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिनाश, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा अंतर व्यक्तित्व संबंध अभिनाश, गुड इंट्रापर्सन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इस समय में व्यक्ति दूसरे को खुश करने और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सही काम करने की कोशिश करता है। यानी कि जो तीसरा चरण है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं दूसरे की नजर में। यानी कि वो सोचते हैं कि हम ऐसी चीजें करें कि दूसरे की नजर में अच्छे साबित हो सके। जैसे मान लीजिए कि क्लास में फर्स्ट आना, उसके पीछे कारण ये होता है कि हमको दूसरे की नजर में अच्छा बन सके। ठीक है, तीसरे में क्या होता है कि जो भी बालक काम कर रहा होता है या अच्छा पढ़ता है या अच्छा काम करने की कोशिश हो रहा होता है, इसके पीछे कारण होता है कि दूसरे की नजर में अच्छा बन सके। ठीक है, इसके बाद चौथा चरण है कानून तथा सामाजिक कर्म नियंत्रण अभिन्यास, यानी लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग और ओरिएंटेशन। ठीक है, इस चरण में देख लेते हैं क्या होता है। तो इस चरण में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था और कानून का पालन करता है, यह मानते हुए कि समाज के लिए आवश्यक है। यानी कि इस एज में क्या होता है, जो चौथा एज है कानून तथा सामाजिक कर्म नियंत्रित अभिन्यास में, कि जो भी बालक या व्यक्ति होता है इस एज में, उसको जो समाज द्वारा बताया गया है कि ये नियम या ये नियम करना चाहिए, ये नियम का पालन करना चाहिए, उस नियमों का वो पालन साधारण रूप से करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कोई बस है और डिसेबल के लिए जो सीट होती है उसको उनके लिए खाली होती है, तो व्यक्ति या बालक उसमें देखेगा तो उस पर बैठने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि समाज द्वारा बताया गया है या समाज द्वारा स्थापित किया गया है कि विकलांगों के लिए सीट खाली छोड़ी जाती है, विकलांग आएंगे तो बैठेंगे। ठीक है, तो ये समाज द्वारा तय किया गया है कि ये विकलांगों के लिए सीट है, ये केवल विकलांग बैठ सकते हैं। ठीक है, समान व्यक्ति दूसरे सीट पर बैठेंगे। तो ये समाज का जो तय किया गया मानक है उसको पूरा करता है, यानी उसका पालन करता है। ठीक है, तो इस एज में जो कानून बनाए गए हैं समाज द्वारा उसका पूर्ण रूप से पालन करता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला है तीसरा स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो 13 से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति या बालक होता है वो समाज द्वारा जो स्थापित किया होता है उसको बदलने की कोशिश करता है या उसको बदलाव लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने विवेक के अनुसार। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो पांचवा चरण है, इसमें चरण पांचवा है जिसमें कहा गया है कि सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार अभिनाश, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है कि इस चरण में व्यक्ति मानता है कि सामाजिक नियमों और कानून लचीला हो सकता है और लोगों की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है या जो बालक होता है इस एज में क्या होता है कि अगर कोई नियम बदलना चाहिए या कोई नियम कानून ज्यादा ठोस है किसी व्यक्ति के लिए, किसी अन्य लोगों के लिए जिसकी भलाई की जा सकती है, तो उसके लिए नियम कानून चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में सोचता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे पिछले चौथे चरण में समझा कि डिसेबल के लिए सीट खाली छोड़नी चाहिए, लेकिन इस पांचवें अवस्था में क्या होता है कि अगर इसमें क्या करता है कि नियमों को चेंज या उसके भलाई के लिए इन कार्यों को करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है और काफी परेशान है, तो उसको डिसेबल सीट पर बैठाना उसके लिए कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि किसी के भलाई के लिए नियम को बदला जा सकता है, उसके अंदर ये भावना विकसित हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि किसी को अगर परेशानी हो रही है तो इसके तहत कानून में जो भी है या कोई जो नियम बनाए गए हैं समाज द्वारा उसको बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद छठवां चरण आता है सार्वभौमिक उद्देश्य या अनुमतता, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये अंतिम चरण है जहाँ व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिकता सिद्धांत के आधार पर सही और गलत का फैसला करता है और जो सार्वभौमिक रूप से लागू करता है। यानी कि इस विधि में क्या होता है कि जो नियम सिद्धांत बनाए गए हैं वो अपने आधार पर उसको सोचता है, समझता है कि कौन सा कार्य गलत हो सकता है, कौन सा कार्य सही हो सकता है, और उसका निर्णय निकाल के सार्वभौमिक रूप से उसको लागू करता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे मान लीजिए सड़क है और सड़क किनारे लोग गिट्टी रख देते हैं। ठीक है, गाँव में तो
अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि जब रात में आप कोई व्यक्ति जाता है तो उसको गिट्टी न दिखाई देने के कारण दुर्घटना काफी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो बालक सोचता है कि इसको बदलना चाहिए, जो भी रोड पे गिट्टी रखता है उसके लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि दुर्घटना जो भी हो रही है उसको दुर्घटना को कम किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से बालक के अंदर विकास हो जाता है, किन कारणों से क्या चीज हो रहा है, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए या किस तरह से बदलाव किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के तीनों असर थे उसको पढ़ें, और 6 चरणों को पढ़ें कि किन किन तरह से बालकों में नैतिक का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं, अगला समझ लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना, यानी कि कोहलबर्ग जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे उसकी आलोचना भी हुई थी। आलोचना किन कारणों से हुई थी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोहलबर्ग की जो छात्रा थी, कोहलबर्ग की छात्रा थी कार्लो गिलिगन। इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क करना या न्याय के आधार पर पितृसत्तात्मक सामाजिक मानक है, यानी कि इस सिद्धांत में लिंग की पूर्वाग्रह है। यानी कि कैरियोगोरिजन ने बताया कि जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है इसमें केवल एक जेंडर यानी कि पुरुष जाति की केवल बात की गई, इसमें महिलाओं का पक्ष नहीं रखा गया, ठीक है। और दूसरा है कोहलबर्ग के सिद्धांत संस्कृति मुक्त नहीं है, इस सिद्धांत में पश्चिमी संस्कृति का पूर्वाग्रह है। यानी कि जो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है उसमें जो है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कल्चरल बायस देखने को मिलता है, ठीक है। वो सांस्कृतिक से मुक्त नहीं है, ठीक है, सांस्कृतिक से मुक्त नहीं है, ठीक है। तो ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उनके आलोचना के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वाइगोस्की के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।